जय हिंद। आप सभी को देखिए, ये हमारा एमपीपीएससी 2025 के लिए जो कि प्रीलिम्स 16 फरवरी को होना प्रस्तावित है, उसके लिए भारत का इतिहास यानी एमपीपीएससी प्री का यूनिट नंबर 1 के 50 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स के इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आपके प्री में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को यानी यूनिट नंबर 1 का संपूर्ण समावेशन या आकलन अपन इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में इसके माध्यम से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के एग्जाम में किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। साथ में डिटेल एनालिसिस के साथ हर क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन सब के लिए है जो भी सीरियस एस्पेरेंट हैं इस बार के एमपीपीएससी के। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके सामने है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, यानी कि काल के अनुसार क्रम क्या है, समय के अनुसार कौन सा ऑर्डर बनेगा। 3 घटनाएं हैं, लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता और पूरे समझौता। अब इसके लिए आपको कूट दिया रहेगा, यानी कि आप 1 2 3 के क्रम में बताओ सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे बाद में कौन सा हुआ। अगर इनके बारे में डिटेल में हम बात करें तो लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और जो भारतीय मुस्लिम लीग है इनके बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये 1916 में हुआ था। गांधी इरविन यानी वायसराय जो इरविन थे और गांधी, इनके बीच समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, यानी 1931 में 5 मार्च के समय गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और लंदन में हुआ था। ठीक है, और पुणे समझौता की बात करें तो पुणे का समझौता कब हुआ था? तो ये जो है आपका 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और पुणे का समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने इसमें हस्ताक्षर किया था। और ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आप जान गए समझौते कब हुए थे। तो अब इनका कूट आप बता सकते हो। सबसे पहले आपका लखनऊ समझौता हुआ, फिर गांधी इरविन, फिर पुणे समझौता, यानी 1 2 3 इसका कूट सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक सुधारक कौन थे? तो होम रूल लीग जो है, भारतीय होम रूल लीग, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और इनमें ऑप्शन में से पूछ रहा कौन थे, तो याद रखना एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ आपके बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था। तो देखो, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसमें विदेशी सामानों की होली जलाई गई थी, बहिष्कार किया गया था। तो 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था, आपको ये बताना है। तो लॉर्ड कर्जन जो है ना, उस समय का वायसराय था, जब बंगाल का विभाजन की समय की ये बातें हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक कारण था जिसने 1857 के सिपाही विद्रोह को जन्म दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 को, तो उसका तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण ये विद्रोह हुआ, या फिर जैसा कि अंग्रेज इसको सैनिक विद्रोह की तरह देखते हैं, तो क्या कारण था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था, गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस से कारतूसों का परिचय, यानी गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए जो कारतूस से उसको मुंह से नोच के चलाना या फिट करना, यही इसका मेन कारण था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो अंग्रेज़ों की फोर्स में थे वो भी जो सैनिक थे हिंदू ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 द्वारा द्वैत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की थी, यानी पिट्स इंडिया एक्ट में जो द्वैत सरकार है किसकी परिकल्पना की थी, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में क्राउन और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में दोहरा नियंत्रण। याद रखना, द्वैत शासन प्रणाली जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के क्राउन दोनों मिल के करेंगे दोहरा नियंत्रण। यही आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट बोलता है। ठीक है, और जिसमें से आपकी दोहरी प्रणाली में कंपनी का जो प्रतिनिधित्व है कोर्ट ऑफ डायरेक्ट करेगा और ब्रिटिश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 1773 के विनियमन अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते हो, उसमें हुआ क्या था? तो इस अधिनियम में आपको सही कथन बताना है चारों में से। अब देखो सही कौन सा है। पहला क्या है, इस अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया।
तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था। बाकी चीज़ें जो है ब्रिटिश ताज से शक्तियों को, ये गलत हो जाएगा। और दीवानी अदालत और फौजदारी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली की, इनको स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो था हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था अच्छी तरीके से। ठीक है, और अपनी सेना को भंग करके ब्रिटिश सेना को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो सहायक संधि प्रणाली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1758 से 1805 तक ये जो 1758 से 1805 तक ये गवर्नर रहे, तो इनके द्वारा पेश की गई थी। और इसमें क्या था, हस्तक्षेप नीति थी, ये कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने मिल सकते हैं हिस्ट्री में कि नेता है और स्थान है, कौन से नेता का कौन सी जगह से संबंध है, आपको ये बताना है। और इसका कूट दे देगा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो नाना साहब जो है ना, इनका संबंध कानपुर से था। ठीक है, नाना साहब का। और इसके अलावा मोहम्मद जो मौलवी लियाकत अली है ना, इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध इलाहाबाद से था। ठीक है, और बहादुर खान जो है ना, इनका संबंध किससे था, तो इनका बरेली से था। और बेगम हजरत महल जो है ना, इनका संबंध लखनऊ से था। अब समझ ही गए होंगे आपका कूट क्या बनेगा, यानी पहला का बी और पहला का दूसरा और बी का यानी बी का तीसरा। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है, पहला का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा, और बेगम हजरत महल डी का लखनऊ। तो इस तरह से आपको कूट भी बनाने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में राजगोपालाचारी का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर माने जाते हैं, तो इनका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत था और किसके साथ संबंधित था, आपसे ये पूछा है। तो देखो, मुसलमानों के लिए एक जनमत संग्रह से क्या उन्हें एक अलग राज्य बनाना चाहिए, ठीक है, इससे ही संबंधित था राजगोपालाचारी का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो भारतीय नेशनल सेना जो है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका जो गठन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय नेशनल सेना या आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना इसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना जो है ना, पहली बार 1942 में किसने की थी, मोहन सिंह जी ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह जी ने 1942 में की थी, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है, और इसमें बाद में इसको पुनर्जीवित जो है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो याद रखना, मोहन सिंह ने स्थापना की थी और बाद में इसको पुनः गठित कौन किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 43 में किया था। तो याद रखना है आपको, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और 1941 में जो भारत से भागकर बर्नी ला गए थे नेताजी, और 43 में टोक्यो यानी जापान में गए, और फिर भारत में INA सिंगापुर में आए और सिंगापुर में फिर से इसको गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है ना, इसमें से आपको बताना है प्रस्ताव क्या था। तो देखो, इसमें से डोमिनियन स्टेट के बारे में बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। तो ये घोषित कब हुआ था, तो 8 अगस्त, याद रखना 8 अगस्त 1940 को घोषित किया गया था अगस्त प्रस्ताव। और भारत को डोमिनियन का दर्जा देने के लिए और इसमें अल्पसंख्यकों की राय को पूरा महत्व दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अधिकार की मान्यता भी दी गई थी। और साथ में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, नहीं स्वीकार नहीं किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रिस्प मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्रिस्प मिशन के बारे में आपको इसमें से सही कथन आपको बताना है। तो इनमें से अगर मैं पहले कथन की बात करूं, भारत को अधिराज्य दर्जे का वादा क्रिस्प मिशन के माध्यम से दिया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी है, गांधी ने क्रिस्प के प्रस्तावों को उत्तर दिनांतित चेक कहा, ये भी बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने कहा था। तो इसका एक और दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक,
और लगभग 1942 के समय सर स्टोवर्ट क्रिप्स को भारत भेजा गया था क्रिप्स मिशन के लिए। और इसमें क्या था कि 5 और भारतीय कार्यकारी परिषद बनाने के लिए यहाँ क्रिप्स मिशन भारत लाया गया था। और क्रिप्स मिशन की जो मुख्य जो सिफारिशें हैं उनको आप ज़रूर याद रखना कि भारत को डोमिनियन स्टेट का वादा किया था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बात की थी, और ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत में संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार न होने वाले प्रावधान को इसमें रखा गया था। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो विनोबा भावे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किए थे कब, 1940 के समय किए थे। और भूदान आंदोलन में भी इनका बहुत ही योगदान है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किया कब था इन्होंने, तो 17 अक्टूबर को 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ना, स्वतंत्रता की मांग के लिए नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि के लिए था। याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, उस नेता का नाम बताइए जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान मारा गया था। तो साइमन कमीशन का जो विरोध है ना, भारत में जब साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे। तो उस नेता का नाम बताना है जो इस विरोध के द्वारा मारा गया। तो लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पुलिस की या उनकी सेना की लाठीचार्ज के दौरान इनमें इनकी मृत्यु हो गई थी या शहीद हो गए थे। याद रखना है आपको। और लगभग 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाने के लिए जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में आयोग बनाया था और 1928 में भारत आया था। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो 1942 में करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा उसका लीडरशिप यानी लीड किया गया था, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला कथन आपके सामने है कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ही बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो गांधी जी ने गोवा वाली टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। बिल्कुल सही बात है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था जो समाजवादी और व्यापारी संघवादी थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण अगस्त प्रस्ताव का पतन था। ये गलत बात है। अगस्त प्रस्ताव का पतन इसका कारण नहीं था। ठीक है, बाकी 3 सही है। तो आपके मन में आना चाहिए कि भारत प्रस्ताव जो छोड़ो आंदोलन का है तात्कालिक कारण क्या था। तो याद रखना, जो अगस्त प्रस्ताव नहीं, क्रिप्स मिशन जो है उसका पतन का कारण था, जो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, तो ये भी एडिशनल तौर पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है, यानी कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता आपको नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 1 है, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव दिया। ये सही है। संघीय सरकार रक्षा विदेशी मामलों और संचार से निपटेगी। ये भी सही है, एक कैबिनेट मिशन में था। तीसरा है आपका कि ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। ये भी सही बात है। लेकिन चौथा जो है ना कि रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होगी, ये बिल्कुल गलत है। ये इस प्रस्ताव में आपका नहीं था कैबिनेट में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मिलिंद पहो ग्रंथ राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का रूप है। तो मिलिंद पहो जो है ना ग्रंथ आपके किसके बीच के संवाद की बात है। तो राजा मिलिंद तो हैं और साथ में बौद्ध भिक्षु कौन थे, आपको ये बताना है। तो नागसेन वो बौद्ध भिक्षु थे। इन दोनों के बीच का जो एक तरह से संवाद है, जो वार्ता हुई, उनको मिलिंद पहो में ग्रंथित किया गया है। और ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, जो आपका 100 से लेके 200 ईस्वी 100 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच इसको बनाया गया है। और ये भारतीय बौद्ध ऋषि हैं नागसेन और हिंदू यूनानी राजा मिनांडर के बीच एक संवाद है। ठीक है, मिलिंद पहो। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चौथी बौद्ध संगति या परिषद जो है ना, उनके संबंध में गलत कथन आपको बताना है। तो इनमें से 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई चौथी, बिल्कुल सही बात कर रहा है। कि चौथी जो है आपकी कब की गई थी? 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडलपुर में। यह सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में की गई थी। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कनिष्क जो थे ना, कनिष्क के समय की गई थी, अजातशत्रु के संरक्षण में नहीं। कुंडल जो कनिष्क था ना, उसके संरक्षण में ये की गई थी। ठीक है,
तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बौद्ध धर्म का नया रूप विकसित हुआ जिसे महायान किया गया, बिल्कुल सही बात है, दो धड़ों में बट गया था। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विज्ञानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, कनिष्क था इसका संरक्षक, ठीक है, उसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं और शहर हैं उनकी प्रमुख स्थापत्य विशेषता थी किला। याद रखना है, किला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करूँ, जॉन मार्शल जो है ना पहले विद्वान थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द का प्रयोग किया था, जॉन मार्शल। और ये प्रागैतिहासिक काल की बातें हैं, यानी कांस्य युग से संबंधित चीज़ें हैं। और सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता शहर की खोज की है, सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद आपका 22 में किसने, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखालदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करूँ तो व्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली थी, और निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग था, भूमिगत जल निकासी थी, किलेबंदी यानी किले की बात की गई थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक के सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया? तो सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है कि मुंडकोपनिषद यानी मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है, जो कि अपना राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत के आदर्श वाक्य के रूप में इसको अपनाया गया था। और ख़ास बात इसकी ये है कि भारतीय मुद्रा जो नोट है ना, भारतीय नोटों में इस पे भी सत्यमेव जयते आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांख्य दर्शन की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो कपिल जो है सांख्य दर्शन की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा और भी जो दर्शन हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो पतंजलि जो है ना योग दर्शन से संबंधित है। किससे? महर्षि पतंजलि योग दर्शन से संबंधित हैं। इसके अलावा गौतम जी किससे होंगे? न्याय दर्शन से संबंधित हैं गौतम, ठीक है। और कणाद जो है ना वो वैशेषिका दर्शन से संबंधित है, वैशेषिक। ये सब एडिशनल याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नस थीस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य नगर प्रशासन का विवरण दिया? तो मैग्नस थीस जो है ना ये पाटलिपुत्र यानी पटना का जो मौर्य साम्राज्य का नगर था उसके बारे में बताया है। और मैग्नस थीस की बात करूं तो ग्रीक शासक था कौन? सेल्यूकस निकेटर। इसका जो द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के यहाँ राजदूत के रूप में भेजा गया था। और मैग्नेस्थिस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इंडिका में इसने पूरा वर्णन किया है भारत के बारे में, विशेष तौर पे पटना के बारे में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्यों की कालानुक्रम क्रम में सही व्याख्या कौन सी सही है? तो मौर्य साम्राज्य का काल के अनुसार यानी सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, कौन आया, आपको बताना है। तो याद रखना, सबसे पहले चंद्रगुप्त आया। कौन आया? चंद्रगुप्त आया। फिर उसके बाद आपका कौन आया? बिंदुसार आया। और बिंदुसार के बाद अशोक आया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त जो है ना 322, याद रखना, चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। फिर 298 से 273 ईसा पूर्व तक कौन था? बिंदुसार। फिर अशोक 273 से 232 तक था। ये इसका सही क्रम हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों का उनके राज संस्थापक शासकों से मिलान करिए। यानी राजवंश के संस्थापक कौन है? ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आओ अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं सभी को। संगम वंश, संगम वंश की बात करूं तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यानी कि तुलवा वंश की स्थापना की गई थी। तो संगम वंश के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हरिहर प्रथम हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अब सालुव वंश की बात करूं तो सालुव नरसिंह इस वंश की स्थापना किए थे, सालुव नरसिंह। अगर मैं इनके सन की बात करूं तो हरिहर प्रथम ने संगम वंश को कब किया था स्थापित? तो 1336, ये क्वेश्चन आ चुका है, ईस्वी में किया था, ठीक है, विजयनगर या संगम वंश। सालुव वंश की सालुव नरसिंह ने स्थापना कब की थी ये भी जान लीजिए। तो 1485 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसके अलावा अगला मैं बात करता हूँ अगर तुलवा वंश, तो तुलवा वंश की संस्थापना वीर नरसिंह ने की थी। माफ़ कीजिएगा, संगम और तुलवा आपके अलग अलग हैं। तो तुलवा वंश की स्थापना वीर नरसिंह सिंह ने की थी। और कब की थी ये भी ध्यान रखना है आपको, ये की थी 1505 में। कब की थी? 1505 में। आगे बढ़ते हैं, आरविड वंश यानी तिरुमल देव राय ने आरविड वंश की स्थापना की थी और ये 1570 में की थी।
अब सही क्रम आप खुद बना लेना यहाँ से कि संगम वंश क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होयसल वंश का शासन था? तो होयसल वंश के शासन कहाँ था आपको ये बताना है। तो दक्षिणी ढक्कन वाले क्षेत्र में होयसल वंश का शासन था। होयसल जो है ना प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश है। बात करूँ तो 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक होयसल वंश ने शासन किया है दक्षिण दक्कन क्षेत्र में, यानी पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते थे, ठीक है। खास तौर पे बात करूँ वर्तमान कर्नाटक हो गया, तमिल हो गया, कावेरी नदी वाले क्षेत्र में इन लोगों का बहुत ही स्थान था, ठीक है, याद रखना आपको। तो दक्षिणी दक्कन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत की राजधानी थी? तो बहमनी सल्तनत की राजधानी आपको बताना है, तो गुलमर्ग इसका राइट आंसर होगा, गुलबर्ग, ठीक है। बात करूँ बहली साम्राज्य की तो इसकी राजधानी गुलबर्ग आपको मैंने बताई दी है। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो किसने की थी स्थापना? तो उसका नाम याद रखना आप, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और गुलबर्ग से फिर बाद में अहमद शाह ने बीदर स्थानांतरित कर दिया था इसकी राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। तो बहमनी साम्राज्य जो है ना लगभग 1347 ईस्वी में इसका शासन था। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, कृष्णा नदी और ढक्कन वाले क्षेत्र में। तो ये एडिशनल तौर पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्ययुगीन भारत के भक्ति संतों के संदर्भ में बताइए। तो मध्ययुग यानी मध्यकाल के भारत के संत कौन है, उनका मतलब कही क्रम क्या है ये पूछा है। तो सही क्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर से पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन कब आए थे। देखो अगर मैं चैतन्य महाप्रभु की बात करता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना ये 1486 से लेके 1534 तक इनका रहा है समय। और ये आपके जो हैं बंगाल में कृष्ण भक्ति के लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। सूरदास जी की मैं बात करूं तो सूरदास जी जो है ना 1478 से लेके और लगभग 1583 तक इनका समय रहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ शंकर देव की। तो शंकर देव के बारे में मैं आपको बता दूं कि विष्णु जी की आरती वगैरह करते थे और 15वीं शताब्दी के समय इनका समय था। और मीराबाई की मैं अगर बात करूं तो मीराबाई 16वीं शताब्दी के अंत में इनका समय आया है। कृष्ण से ही सब संबंधित स्पेशली हैं, ठीक है। तो अब सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम इसका होगा 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 3 2 1 4 क्यों होगा? अब देख ही रहे हो आप शासनकाल के हिसाब इनके समय के अनुसार सबसे पहले कौन आया है 3 2 1 4 में? तो शंकर देव है, ठीक है, 15वीं शताब्दी है। फिर इसके बाद आपके सूरदास है, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर इसके बाद मीराबाई लास्ट में है, ठीक है। तो ये सही इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे संत हैं और साथ में उनका दर्शन या विचारधारा है। तो कौन से संत की कौन सी विचारधारा संबंधित है और सही युग्म कौन से हैं ये बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो केवल 1 और 3 सही युग्म है, केवल 1 और 3। कौन कौन से? नागार्जुन का शून्यवाद सही है और शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, लेकिन रामानुजन का अनेकवाद ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों का सही युग्म यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। सूफीवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा रस्क शब्द का वर्णन करता है? रस्क शब्द का वर्णन बताना है सूफी में कौन करता है। तो रस्क शब्द का वर्णन जो है ना नृत्य के लिए किया जाता है। किसके लिए? नृत्य के लिए। तो डांस के लिए, नृत्य के लिए सूफीवाद में रस्क शब्द का वर्णन है। ज़्यादा हम सूफी के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट में महान सूफी गजाली, रूमी, सादी आदि हुए हैं। और सूफी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविताओं की रचना करते थे। स्पेशली गद्य में इनका साहित्य होता था और दंत कथाएँ भी ये शामिल करते थे, ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य साम्राज्य की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया? तो शुंग वंश का जो संस्थापक था ना वो कौन था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी शुंग वंश की स्थापना किया है। और ये जो है अंतिम जो मौर्य वंश का राजा था बृहद्रथ था, इसको हत्या करके इन्होंने की थी। और कब की थी? तो याद रखना है 185 ईसा पूर्व का समय था, ईसा पूर्व, ठीक है, यानी BC की बात है। और उस समय पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। और शुंग वंश में 10 शासक हुए और लगभग 112 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। और शुंग वंश की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, इनकी राजधानी है। पुष्यमित्र शुंग है, अग्निमित्र हैं, वसुमित्र हैं, है ना, भागवत हैं, देवभूति हैं, ये सब इनके क्या हैं? शासक हैं। लास्ट शासक आपका देवभूति था।
नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुदर्शन किस वंश के राजा थे? तो ये सब किस वंश के राजा हैं आपसे ये पूछा है। तो ये जितने भी आपके राजा हैं ये आपके हो जाएंगे कर्ण वंश के। किसके? कर्ण वंश के सब राजा हैं, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुदर्शन। ठीक है। कर्ण वंश की अगर मैं कुछ डिटेल में बात करूं तो ये कैसा वंश है? ये एक ब्राह्मण राजवंश है जो आपका मध्य भारत और पूर्वी भारत में शुंग वंश की जगह लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। यानी आपका सूची वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको मिलान करना है इसका। तो देखो, अगर मैं बात करूं अशोक को क्या बोलते हैं? पियादसी भी बोलते थे। अशोक का नाम था पियादसी। ठीक है। समुद्रगुप्त की मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त को याद रखना पराक्रमक भी बोलते थे, पराक्रमक। ठीक है। और आगे मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबको पता है विक्रमादित्य बोलते थे, और स्कंदगुप्त को क्या बोलते थे? क्रमादित्य। अब आप सब लगा ही लोगे। ठीक है, बताने की आवश्यकता अब बची नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि हीनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में बट गए थे कश्मीर के कुंडल वन में। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा सही बताना है, क्या सही है क्या गलत है। पहला कथन है कि यह मूर्ति पूजा के विश्वास नहीं करते थे और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करते थे। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा है थेरवाद एक हीनयान का संप्रदाय है। तो इनमें से दोनों कथन जो है आपके सही है। थेरवाद हीनयान का संप्रदाय है और ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, दोनों सही हैं आपके हीनयान के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट है, उज्जैन के राजा हैं विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको बोलते हो, किन अपनी विजय की स्मृति में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया है? यानी किससे विजय प्राप्त किया और विक्रम संवत शुरू किया, जो आज भी माना जाता है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। तो इनके बारे में बताना है। तो इन्होंने शकों पर अपनी विजय की थी। किस पे? शकों पर अपनी विजय की थी और उनकी स्मृति में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को शुरू किया गया था। अगर 58 ईसा पूर्व में किया गया था, इसीलिए जो अपना विक्रम संवत है वो आपका क्या होता है? 58 साल आगे चलता है अपने ईसवी वाले सन से, यानी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये हिंदू कैलेंडर माना जाता है विक्रम संवत। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य जिसका नाम क्या है? सिलप्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तमिल का एक महाकाव्य है सिलप्पाधिकारम, इसकी रचना की थी इलांगो ने। किसने की थी? इलांगो ने की थी। एक सेकंड सुधार लेना, यहाँ इलांगो होगा, क्या होगा? इलांगो। इलांगो ने की थी तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की संरचना की थी, ये रचना की थी। और ये महाकाव्य जो है वीर पुरुष और महिलाओं के बारे में रचनाएं हैं सिलप्पाधिकारम में, और लगभग 1800 वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने इसकी रचना की थी। बस आपको इतना ही जानना है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले भारत कौन आया था आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नस थीज हो जाएगा, और ये आपका सबसे पहले भारत आया था। कब आया था? 350 ईसा पूर्व से लेकर 290 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका टोटल समय होगा। और 302 ईसा पूर्व में ये क्या हुआ था? भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, और ये जो है आपका सेल्यूकस निकेटर जो प्रथम है उसके द्वारा भेजा गया राजदूत है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कौन हो जाएंगे आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान जो चीनी यात्री है ये आया था आपका। तो फाहयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाहयान भारत आया था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। फिर उसके बाद हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के साम्राज्य में आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन आया था आपका? मैग्नेस आया था। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक माना गया? यानी संपूर्ण प्रभुत्व शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो इल्तुतमिश को माना गया। किसे माना गया? इल्तुतमिश, यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश सबसे संप्रभु पहला शासक हो जाएगा। और गुलाम वंश के 5 राजवंश हुए हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं, इनको जरूर याद रखना आप। सबसे पहले कौन आया था? गुलाम आया था। ठीक है, गुलाम वंश आया। फिर खिलजी आया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी आपको याद रखना है। ये राजवंश क्रम से आए थे यहाँ। ठीक है,
नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी। पहली बात याद रखना, तुगलक राजवंश जो है ना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और तुर्की मुस्लिम ये राजवंश है ये तुगलक वंश, और दिल्ली में शासन किया था। लगभग 1320 में स्थापना की थी ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है आपको। तो 1320 के हिसाब से इसका 14वीं शताब्दी आंसर होना चाहिए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिन्हें तूतीय हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तूतीय हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो 1253 से लेके ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक जीवित थे, और दिल्ली सल्तनत काल के दौरान एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, संगीतकार भी हुए हैं, और ये हिंदुस्तान का इन्हें तोता कहा जाता है। उर्दू साहित्य का जनक भी इन्हें ही माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको एडिशनल याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजवंशों को दिल्ली शासन करने का क्रम बताना है। कौन से क्रम में आए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, ठीक है। क्या बताया है कि सबसे पहले कौन आया? गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोधी आया। तो यहाँ पे आपको क्रम बताना है। तो देखो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले आपका होगा तोमर वंश आए, ठीक है, तोमर वंश आए, फिर उसके बाद आपका खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद आपका कौन आया? तुगलक वंश आया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सैयद वंश आया। अब सही क्रम आप बना लो। अगर मैं इनके सन की भी बात कर सकता हूँ, ठीक है, तो सन की बात करूँ तो खिलजी वंश कब आया था? तुगलक के बाद आया था, 1320 में आया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। सैयद वंश की बात करूँ 1414 से 1451 में। तो इसका सही क्रम आप बना लेना। 1 2 3 4 में मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार या रेड शॉर्ट नामक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन शुरू किया? तो खुदाई खिदमतगार या जिसको रेड शॉर्ट्स बोलते हो, शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन है, हिंसक नहीं है, ठीक है, अहिंसा पे किसने किया था? तो खान अब्दुल खान गफ्फार ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल खान गफ्फार के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन का शुरुआत की थी, और ये जो है ना महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी माने जाते हैं, और अहिंसा को बढ़ावा इन्होंने भी दिया है, हिंसा को दूर किया है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जनता को संगठित करने के लिए उग्रवादियों द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश अधिकारियों को हिंसक हमले की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ों बहिष्कार तो किया गया है, जुलूस किया गया है, और स्वयंसेवकों को दल बना है, ठीक है, लेकिन हिंसा नहीं की गई। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया? तो 1907 में जो जर्मनी में भारत का झंडा फहराने वाली जो महिला थी या वीरांगना थी वो थी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1907 में जर्मनी में झंडा फहराई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख हस्ती माना जाता है इनको, ठीक है, और महिला अधिकारों के लिए प्रबल समर्थक भी ये रही हैं। और इनके जन्म की मैं अगर बात करूँ तो 24 सितंबर 1861 के आसपास बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था, और ये दादा भाई नौरोजी या श्याम कृष्ण वर्मा जैसे लोगों के साथ सहयोगी रही हैं, करीबी नेता रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे कई सुधार शामिल हैं, निम्न में से किस रिपोर्ट सुधार द्वारा पारित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम को और किन नाम से जाना जाता है 1919 वाले को? तो इसे बोलते हैं अपन मार्टिन्यू-चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, ठीक है। तो मार्टिन्यू-चेम्सफोर्ड जो है ना, यहाँ पे अगर मार्टिन्यू-चेम्सफोर्ड की बात करूँ तो ये जो आपके वायसराय हो जाएंगे चेम्सफोर्ड, और मार्टिन्यू उनके सचिव हो जाएंगे, दोनों मिलके किए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार की बात करूँ तो 1909 को बोला जाता है, भारत अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह जो है ना, भारत आने के बाद 1917 में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण के ज़िले से किया था, जिसमें मेन जो उनका फोकस था जो नील के किसान है, नील की खेती होती थी, और नील के किसान के जो सहयोग उनका वो था, शिकायत थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था नील किसानों की सुधारता के लिए, ताकि नील की खेती को अच्छा दाम मिल सके, ठीक है, शोषण ना हो। नेक्स्ट है 1932 में
पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉट डॉट के बीच हुआ। सबको पता है पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, ठीक। पूना समझौता की अगर मैं बात करूं तो पूना समझौता था क्या, तो पुणे की यरवदा जेल में आपकी ये बात है 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी की बातों को लेकर, क्योंकि अनशन पे बैठे थे और उनकी डेथ होने वाली थी, तो फिर अंबेडकर जी ने समझौता मान के साइन कर दिया था। ठीक है, बात ये थी कि दलितों के लिए अलग ये संविधान चाहते थे और अलग मतलब अंबेडकर जी दलितों के लिए अलग मतलब एक तरह से कहा जाए तो चुनाव व्यवस्थाएं चाहते थे, तो इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे गांधी जी। ठीक है, बाद में समझौता हो गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम है रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्न में से किसका परिणाम है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड, तो इनके द्वारा बनाया गया जो सांप्रदायिक पुरस्कार है ना, ये किसका परिणाम था, यानी कब निकला था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें से आपका 1932 के आसपास हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया था, सांप्रदायिक पुरस्कार को बना दिया था। यानी कि लेबर पार्टी के ये सदस्य हैं और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन्होंने घोषणा की थी आपकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नेप में, जिसमें अल्पसंख्यक और उत्पीड़न वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव पहली बार आयोजित किए गए थे। तो भारत सरकार भाषा शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांत में यानी राज्यों में जो चुनाव हुए थे सबसे पहले कब हुए थे, तो ये आपको बताना है। तो ये आपके 1937 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में आपका भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कौन से अधिवेशन में आया था, आपसे जानना चाह रहा, तो लाहौर का वो अधिवेशन था। और बात करूं तो दिसंबर 1929 की बात है, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा या मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय। और इस समय प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और वल्लभ भाई पटेल जी ने इनका समर्थन भी किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था आपका पूरा आज का प्रैक्टिस सेगमेंट यूनिट 1 MPPSC के लिए, हिस्ट्री स्पेशली। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।